एक अजीब सी दुनिया की कल्पना कीजिए, जहां की बंजर जमीन इतनी गर्म है कि पानी उबल जाता है। सतह पर किसी हमले के निशान हैं। उस पर मौजूद रहस्यमय सुराखों के नीचे टनल्स की एक भूल भुलैया है। हर सुरंग इतनी बड़ी है कि उसमें एक पूरा शहर बस सकता है। ये दुनिया खत्म हो चुकी है, फिर भी अपने पड़ोसी प्लेनेट पर जीवन को कायम रखने के लिए जिम्मेदार है। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जगह हमारे कितनी पास है। ये है हमारा मून। मान लीजिए कि आप एक एलियन हैं और हमारे सोलर सिस्टम को देख रहे हैं। कौन सी बात हैरान करेगी आपको? वो क्या है जिसे आप फिर से देखेंगे? चौंकाने वाला जवाब है हमारा ओवरसाइज्ड मून। अगर आप मून को देखें और उसे हमारे सोलर सिस्टम के बाकी मून से कंपेयर करें तो वो काफी अजीब है। बहुत बड़ा है। सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स के मून्स के हिसाब से बहुत बड़ा है। वो जायंट मून है। लगता है जैसे हमारा बाइनरी प्लैनेट है जो हमारे प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है। हमारा प्लैनेट के साइज का मून सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक है और दागों और धब्बों से ढका ये जायंट हमारी रक्षा करता है। उसकी ग्रेविटी टाइड्स पैदा करके अर्थ के ओशंस को जीवन से भर देती है। मून हमारे प्लैनेट के झुकाव को कायम रखता है, जिससे क्लाइमेट और सीजन्स चलते हैं। अगर मून ना होता तो हम कभी इवॉल्व नहीं कर पाते। हम पर मून के बहुत एहसान हैं, पर फिर भी उसका बनना प्लैनेटरी साइंस की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। हमारे सुपर साइज्ड मून के ओरिजिन से जुड़े कई आइडियाज हैं, पर वो सब एक ही तरीके से शुरू होते हैं 460 करोड़ साल पहले। जब हमारा सोलर सिस्टम शुरू में बना तो वो उससे बिल्कुल अलग दिखता था जैसा अब दिखता है। सन के आसपास कुछ प्लैनेट्स और बहुत सारी खाली जगह होने के बजाय उस वक्त वहां पर एक डिस्क थी, और वो डिस्क काफी मोटी थी और गैस और डस्ट और रॉकी बॉडी से बनी थी। जब नए सूरज का जन्म हुआ तो उसने सबसे पास की गैस के बादलों को दूर उड़ा दिया। रॉक्स के जो टुकड़े पीछे छूट गए वो धीरे धीरे इकट्ठे होकर अर्थ जैसे प्लैनेट्स बनाने लगे। पर उस वक्त इससे कहीं ज्यादा प्लैनेट्स थे जितने हमें आज दिखते हैं। जायंट रॉक्स ने सही जगह लेने की कोशिश की और स्टेबल ऑर्बिट्स में जाने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से ही किसी प्लैनेट को हमारा मून बनना था? इस बारे में बहुत सारी थियोरीज हैं कि हमारा ओवरसाइज्ड मून कहां से आया। एक आइडिया ये है कि वो बस यूं ही हमारे सोलर सिस्टम में भटक रहा था और हमने उसे कैप्चर कर लिया। कैप्चर थ्योरी के मुताबिक पास से गुजर रहा एक प्लैनेट हमारे शुरू के अर्थ के बहुत पास आया और हमारे प्लैनेट की जबरदस्त ग्रेविटी ने उसे पकड़ लिया। वो प्लैनेट अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूमने लगा और वो मून बन गया, जिसे हम आज देखते हैं। ये थ्योरी सुनने में ठीक लग रही थी, पर साइंटिस्ट्स को इसे सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए था। अगर ये बात सच है कि मून एक कैप्चर्ड प्लैनेट है तो फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अर्थ से अलग होने चाहिए। वो एक ऐसी चीज थी जो कहीं और बनी थी, जिसे बाद में अर्थ ने पकड़ लिया था, तो जाहिर है आप ये मानकर चलेंगे कि उसका कॉम्पोजिशन अर्थ से अलग होगा। इस थ्योरी को साबित करने के लिए साइंटिस्ट्स का मून की शुरू की रॉक्स को अर्थ पर मौजूद उस तरह के सैंपल्स के साथ कंपेयर करना जरूरी था। इस कंपैरिजन के लिए सबसे अच्छी रॉक एक मिनरल है जो सिर्फ तब बन सकती थी जब नया बना मून पिघली हुई स्टेट में था। अर्थ पर इस तरह की रॉक बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी वाली जगहों पर बनती है, जैसे आइसलैंड। ये ढूंढ रहे थे हम। देखिए इस अनॉर्थोसाइट को, कितना सफेद है ये। अनॉर्थोसाइट नॉर्मल बसॉल्ट की तरह नहीं बनता है। यूं समझिए कि ये डार्क बियर पर सफेद झाग है जो ऊपर तैर रहा है। तो एक मैग्मा एनवायरनमेंट में ये बनता है और फिर तैर कर मैग्मा सी के ऊपर आ जाता है। मून पर से एनॉर्थोसाइट का सैंपल लेना जरूरी है,
क्योंकि हो सकता है एस्ट्रॉइड की टक्करों से डार्कर रॉक्स की केमिस्ट्री बदल गई हो। हमें हर हाल में अनऑर्थोसाइट रॉक का टुकड़ा ही चाहिए था, क्योंकि हम डार्क मटेरियल से मून के ओरिजिन के बारे में नहीं जान सकते हैं। हमें वो शुरू की रॉक चाहिए थी मून का ओरिजिन जानने के लिए। ये पक्का करने के लिए कि अपोलो एस्ट्रोनॉट्स मून पर से सही रॉक उठाएं, नासा ने उन्हें आइसलैंड भेजा। आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए यहाँ क्यों भेजा गया था। ये जो लैंडस्केप है ये बहुत सुनसान है, यहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं। ये काफ़ी हद तक मून की तरह है, बहुत ही बंजर जगह है ये। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन लोगों में बहुत जोश है, वो फाइटर पायलट्स हैं और उन्हें थोड़ी जियोलॉजी सिखाना ज़रूरी है। और उन्होंने क्लासरूम ट्रेनिंग को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो उन्हें यहाँ ले आए ताकि उन्हें पता चले उन्हें कौन सी रॉक्स ढूंढनी है, वो कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिन्हें अपने साथ वापस लाना है। –1970s में अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने सैंपल्स इकट्ठे किए और उन्हें कंपैरिजन के लिए अर्थ पर ले आए। नतीजों ने साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। उन्हें पता चला कि मून का कॉम्पोजिशन लगभग बिल्कुल वैसा था जैसा अर्थ के क्रस्ट का कॉम्पोजिशन है। तो वो आइडिया कि मून एक कैप्चर्ड प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में कहीं और से आया था, वो खत्म हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो रॉक्स अर्थ की रॉक्स से मिलती जुलती थी और ये एक पहेली थी। कैप्चर्ड प्लैनेट थ्योरी के दम तोड़ने के बाद प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स ने कुछ नया करने का सोचा। साइंटिस्ट्स ने मिलकर इस बारे में कुछ करने के इरादे से कोना हवाई में एक कॉन्फ्रेंस की। प्लैनेटरी साइंस के सारे टॉप साइंटिस्ट्स वहां पहुंचे और उन्होंने अपने आइडियाज पेश किए। लोगों को लगता है साइंटिस्ट्स में इमेजिनेशन नहीं होती है, वो सिर्फ रोबोट्स हैं जो चीजों को देखते हैं और एनालाइज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको ये पता लगाना है कि मून कहां से आया है तो आपके पास वाइल्ड इमेजिनेशन होनी चाहिए, क्रेजी आइडियाज होने चाहिए, लेकिन उनके पीछे कुछ बेस जरूर होना चाहिए। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और उस मीटिंग से बाहर आकर कहा, हाँ ये हो सकता है। नई थियरी का फोकस मून रॉक्स का वाटर कंटेंट था। वो बहुत ज्यादा सूखी थी। कोई चीज थी जिसने मून के टेम्परेचर्स को हद से ज्यादा बढ़ा दिया था और उसके बाद हम किसी तरह के कोलिजन के बारे में सोचने लगे।